हिंदी नाटक यूजीसी नेट हिंदी साहित्य इकाई 8 मोहन राकेश आधे अधूरे। इसका प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी है। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। प्रथम मंचन ओम शिवपुरी के निर्देशन में देशांतर द्वारा दिल्ली में। निर्देशक ओम शिवपुरी का वक्तव्य से यह आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। यह नाटक कृति पारिवारिक विघटन की गाथा है। इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। यह नाटक रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की भिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का दिग्दर्शन है। एक निर्देशन की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। पात्र काले सूट वाला आदमी, जो कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 तथा पुरुष 4 की भूमिकाओं में भी है। पुरुष 1 के रूप में वेशांतर पतलून कमीज महेंद्र नाथ, सावित्री स्त्री का पति, 22 साल का दाम्पत्य जीवन, जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए परिवार में अपने आप को बांस की तरह पाता है। अब वह केवल एक ठप्पा, एक रबड़ का टुकड़ा है। महेंद्र नाथ का परिवार दिल्ली में रहता है। अन्य पुरुषों से पत्नी के संबंधों को लेकर असहज। पुरुष 2 के रूप में पतलून और बंद गले का कोट, सिंघानिया सावित्री का बास। इससे सावित्री अपने लड़के को नौकरी की सिफारिश करती है, असंबद्ध बातें करता है, अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित। पुरुष 3 के रूप में पतलून टी शर्ट जगमोहन, सावित्री का पुराना मित्र, वर्तमान में पुनः दिल्ली ट्रांसफ़र। सावित्री अंत में जगमोहन के साथ जाना चाहती हैं, परंतु असफल। अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूरे हाव भाव में। पुरुष 4 के रूप में पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट जुनेजा, महेंद्र नाथ का मित्र तथा पुराना बिजनेस पार्टनर। नाराज व्यथित होकर महेंद्र नाथ जुनेजा के घर जाता है। सावित्री से महेंद्र को मुक्त कराने का आग्रह करता है। स्वभाव में काइयापन। स्त्री उम्र 40 को छूती सावित्री। केंद्रीय पात्र पुरुष 1 की पत्नी, एक पूर्ण मनुष्य की तलाश। पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों तथा अन्य सदस्यों की लापरवाही से तंग, खींच और तनाव से ग्रस्त। बड़ी लड़की उम्र 20 से ऊपर नहीं, बिन्नी। सावित्री के दोस्त मनोज के साथ भागकर शादी। भाव में परिस्थितियों के से संघर्ष का अवसाद और उतावलापन, कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन। पूरे व्यक्तित्व में एक बिखराव। अब घर में बेगाना महसूस करती हैं। छोटी लड़की उम्र 12 और 13 के बीच, किन्नी। भाव स्वर चाल हर चीज़ में विद्रोह। स्कूल की विद्यार्थी लड़का उम्र 21 के आसपास, अशोक। बीएससी की पढ़ाई अधूरी, एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी। चेहरे से यहाँ तक कि हंसी से भी झलकती खास तरह की कड़वाहट। कथासार वह नाटक 2 भागों पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध में विभक्त है। आधे अधूरे एक आधुनिक मध्यवर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। महेंद्र नाथ बेरोजगार है। उसकी पत्नी सावित्री नौकरी से घर चलाती है। वह अपने पति को असफल और अपूर्ण मानती है। एक पूर्ण मनुष्य की तलाश में वह जगमोहन, सिंघानिया, जुनेजा तथा मनोज से मिलती है, परंतु अंततः उसकी तलाश अपूर्ण ही रह जाती है। महेंद्र नाथ अपने बेकारी से उपजी आसक्तता से क्षुब्ध है। पति पत्नी के मध्य यह तनाव बच्चों, बिन्नी, किन्नी, अशोक पर बुरा प्रभाव डालता है। उनमें असंतोष तथा विद्रोह की भावना भरी हुई है। प्रमुख उदाहरण पूर्वार्ध। आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए। पुरुष 1 बड़ी लड़की से कि 2 आदमी जितना ज़्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज़्यादा
अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करे। बड़ी लड़की स्त्री से, पर कौन सी अड़चन उसके हाथ से छलक गई, चाय की प्याली या उसके दफ्तर से लौटने में आधे घंटे की देरी से। छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती, मगर अड़चन बन जाती हैं। एक गुबार सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतज़ार में रहती हूँ, जैसे कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकालूं। और आखिर बड़ी लड़की स्त्री से, कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी की भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। बड़ी लड़की स्त्री से, क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि कैसे बताऊँ क्या लगता है। वह जितने विश्वास के साथ यह बात कहता है, उससे उससे मुझे अपने से एक अजब सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है आसपास की हर चीज़ को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए सोचती हूँ इन्हें जाकर कटाऊँ। वह मेरे नौकरी करने के हक में नहीं है, इसलिए चाहती हूँ कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लूँ। कुछ भी ऐसी बात जिससे एक बार तो वह अंदर से तिलमिला उठे, पर कर में कुछ भी नहीं पाती, और जब नहीं कर पाती तो खींच कर। बड़ी लड़की स्त्री से, कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज़ फिर उसी ढर्रे पर लौट आती है। सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है जब तक कि हम नए सिरे से उसी खोह में नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि। बड़ी लड़की स्त्री से, मेरा अपना घर, हाँ, और मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूँ कि क्या चीज़ है वहाँ इस घर में जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। लगभग टूटते स्वर में, तुम बता सकती हो मम्मा कि क्या चीज़ है वहाँ, और कहाँ है वहाँ इस घर के खिड़कियों, दरवाज़ों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैंडी में, किन्नी में, अशोक में, कहाँ छिपी है वह मनहूस चीज़ जो वह कहता है मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ। बड़ी लड़की स्त्री से, किसे सुना सकता हूँ? कोई है जो सुन सकता है, जिन्हें सुनना चाहिए। वे सब तो एक रबड़ स्टैम्प के सिवा कुछ समझते नहीं मुझे। सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर इस स्टेप का ठप्पा लगाकर। पुरुष एक स्त्री से, अपनी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, इन सबकी ज़िंदगियाँ चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर भी मैं इस घर से चिपका हूँ, क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ, घर घुसरा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। पुरुष एक स्त्री से, सचमुच महसूस करता हूँ, मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है। बाहर के दरवाजे की तरफ चलता, पर अब पेट भर गया है मेरा, हमेशा के लिए भर गया है। दरवाजे के पास रुककर, और बचा भी क्या है जिसे खाने के लिए रहता हूँ यहाँ। पुरुष एक स्त्री से, बुलाती क्यों हो ऐसे लोगों को घर पर कि जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नज़र में। लड़का स्त्री से, आज तक जिस किसी को बुलाया है, तुमने किस वजह से बुलाया है? उसकी किसी बड़ी चीज़ की वजह से। एक को कि वह इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे को कि उसकी तनख्वाह 5,000 है, तीसरे को कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है। अब भी बुलाया है, आदमी को नहीं, उनकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया है। लड़का स्त्री से, इसलिए कि किसी तरह इस घर का कुछ बन सके, कि मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, जिसे कोई भी और भी मेरे साथ ढोने वाला हो सके। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर
रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। पर तुम लोग इससे छोटे होते हो तो मैं छोड़ दूँगी कोशिश। हाँ, इतना कहकर कि मैं अकेले अपने दम पर इस घर की जिम्मेदारियाँ नहीं उठाती हर रह सकती, और एक आदमी है जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पर हाथ घरे बैठा है। दूसरा अपनी कोशिश से कुछ करना तो दूर, मेरे सिर फोड़ने से भी किसी ठिकाने लगना अपना अपमान समझता है। ऐसे में मुझसे भी नहीं निभ सकता। जब और किसी को यहाँ दर्द नहीं किसी चीज़ का, तो अकेली मैं ही क्यों अपने को चीथती रहूं रात दिन। मैं भी क्यों ना सुरखरू होकर बैठी रहूं अपनी जगह। उससे तो तुम में भी कोई छोटा नहीं होगा। स्त्री लड़के से महसूस नहीं होता था, और कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ तब तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई। लड़का बड़ी लड़की से। ठीक है, उस चीज़ को जानकर भी ना जानना ही बेहतर है शायद। पर दूसरे को धोखा दे भी ले आदमी, अपने आप को कैसे दें। लड़का बड़ी लड़की से। उत्तरार्ध। इतने साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है अंकल। मैं यहाँ भी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं एक घर में नहीं, चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रहती हूँ। यहाँ आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा है यहाँ। डैडी का चीखते हुए मामा के कपड़े तार तार कर देना, उनके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुसलखाने में कमोड पर ले जाकर सिंहर कर। मैं यूँ बयान भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे हैं इस घर में मैंने। कोई भी बाहर का आदमी उस सब को देखता जानता तो यही कहता कि क्यों नहीं बहुत पहले ही ये लोग। बड़ी लड़की पुरुष 4 से। बिल्कुल मानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि अपनी आज की हालत के लिए जिम्मेदार महेंद्रनाथ खुद है। अगर ऐसा ना होता तो आज सुबह से ही रिरियाकर मुझसे ना कह रहा होता कि जैसे भी हो मैं इससे बात करके इसे समझाऊं। मैं इस वक्त यहाँ ना आया होता तो पता है क्या होता। पुरुष चाल बड़ी लड़की से। यूँ तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या ज़रूरी नहीं कि उसमें अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो। स्त्री पुरुष 4 से। खड़ी होती मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी है, घर बसाता है। क्यों बसाता है? एक ज़रूरत पूरी करने के लिए। कौन सी ज़रूरत? अपने अंदर के किसी उसको एक अधूरापन कह लीजिए उसे, उसको भर सकने की। इस तरह उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है। किन्हीं दूसरों को पूरा करते रहने में ही ज़िंदगी नहीं काटनी होती। पर आपके महेंद्र के लिए ज़िंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने की ही एक चीज़ है वह, जो कुछ वे दूसरे उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, या जिस तरह वे सोचते हैं उनकी ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। स्त्री पुरुष 4 से। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसका अपना घर बार है, पत्नी है। यह बात महेंद्र को कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। महेंद्र ने ब्याह क्या किया? आप लोगों की नज़र में उसका ही कुछ आपसे छीन लिया। महेंद्र अब पहले की तरह हंसता नहीं। महेंद्र अब दोस्तों में बैठकर पहले की तरह खेलता नहीं। महेंद्र अब वहाँ पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया, और महेंद्र की जी जान से कोशिश थी कि वह वही बना रहे किसी तरह। कोई यह ना कह सके जिससे कि वह अब पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया, और इसके लिए महेंद्र घर के अंदर रात दिन छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने तोड़ता है,
दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का वसीला है वही महेंद्र के लिए उसका मुख्य काम है ज़िंदगी में, और उसका ही नहीं, उसके घर के लोगों का भी वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो? फला से तुम ठीक से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो लोगों के बीच उठने बैठने की तमीज़ नहीं है। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन ख़राब करती हो? और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच दब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वह ताऊ में अपनी कमीज को आग लगा लेता है, कल वह सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सिर जमीन से रगड़ने लगता है। बोल 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 चलेगी, उस तरह की नहीं जैसे मैं चाहता हूँ। मानेगी वह सब की नहीं जो मैं कहूँगा। स्त्री पुरस्कार से। महेंद्र को तुम तब भी वह आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती। पुरस्कार स्त्री से। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने, तुम्हें कहा तब तुम उसकी इज्जत करती थी, पर आज इसके बारे में जो सोचती हो वह भी अभी बता चुकी हो। जुनेजा के बाद जिससे कुछ दिन चकाचौंध रही तुम, वह था शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरी दुनिया घूमने का अनुभव, पर असल चीज़ वही कि वह जो भी था और ही कुछ था, महेंद्र नहीं था। पर जल्दी ही तुमने पहचानना शुरू किया कि वह निहायत दोगला किस्म का आदमी है, हमेशा दो तरह की बातें करता है। उसके बाद सामने आया जगमोहन। ऊंचे संबंध, जबान की मिठास, टिप टाप रहने की आदत और खर्च की दरिया दिली। पर तीर की असली नोक फिर उसी जगह पर कि उसमें जो कुछ भी था जगमोहन का सा था, महेंद्र का सा नहीं था। पर शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी थी कि वह सब लोगों पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता है, दूसरे की सख्त से सख्त बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता है। अच्छा हुआ वह ट्रांसफ़र होकर चला गया यहाँ से, वरना पुरस्कार स्त्री थे। असल बात इतनी है कि महेंद्र की जगह इसमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी ज़िंदगी में, तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। उसकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई सिंघानिया या कोई जगमोहन होता, जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती, यही सब महसूस करती। क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना। वह उतना कुछ कभी तुम्हें किसी एक जगह ना मिल पाता। इसलिए जिस किसी के साथ भी ज़िंदगी शुरू करती, तुम हमेशा इतनी ही खाली, इतनी ही बेचैन बनी रहती। वह आदमी भी इसी तरह तुम्हें अपने आसपास सिर पकड़ता और कपड़े फाड़ता नजर आता, और तुम पुरस्कार स्त्री से। वह भी देखा है कि जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी, उसमें जो था वह भी धीरे धीरे बाहर फिसलता रह गया। कि तुम्हारे मन में लगातार एक डर समाता गया कि जिसके मारे कभी तुम घर का दामन थामती रही हो, कभी बाहर का, और कि वह डर एक दहशत में बदल गया जिस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में। पुरस्कार स्त्री से। मनोज का बड़ा नाम था, उस नाम की डोर पकड़कर ही कहीं पहुंच सकते कि आखिर कोशिश में, पर तुम एकदम बोरा गई जब तुमने पाया कि वह उतने नाम वाला आदमी तुम्हारी लड़की को साथ लेकर रातों रात इस घर में। पुरस्कार स्त्री से। मैं जगमोहन के साथ हुई तुम्हारी बातचीत का सही अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि उसकी जगह में होता तो मैंने भी उससे यही सब कहा होता। वह कल परसों फिर फ़ोन करने को कहकर तुम्हें घर से बाहर उतार गया। तुम मन में एक घुटन
लिए घर में दाखिल हुई और आते ही तुमने बच्ची को पीट दिया। जाते हुए सामने थी एक पूरी जिंदगी, पर लौटने तक का कुछ हासिल, उलझे हाथों का गिजगिजा पसीना और पुरस्कार स्त्री से, इसलिए कि आज वह अपने को बिल्कुल बेसहारा समझता है। उसके मन में यह विश्वास बिठा दिया कि तुमने कि सब कुछ होने पर भी उसके लिए ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई चारा, कोई उपाय नहीं है। और ऐसा क्या इसलिए नहीं किया तुमने कि ज़िंदगी में और कुछ हासिल ना हो, तो कम से कम यह नामुराद मोहरा तो हाथ में बना ही रहे पुरुष चार स्त्री से। तो ठीक है, वह नहीं आएगा, वह कमज़ोर है, मगर इतना कमज़ोर नहीं है। तुमने जुड़ा हुआ है, तुमसे जुड़ा हुआ है, मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं है, उतना बेसहारा भी नहीं है जितना वह अपने को समझता है। वह ठीक से देख सके तो एक पूरी दुनिया है उसके आसपास। मैं कोशिश करूँगा कि वह आँख खोलकर देख सके। पुरुष चार स्त्री से। अगली आषाढ़ का एक दिन। इसका प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी है। यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। यह नाटक कवि कालिदास के सत्ता एवं सृजनात्मकता के मध्य अंतः संघर्ष का चित्रण करता है। यह केवल कालिदास का द्वंद्व नहीं बल्कि आधुनिक मानव का भी अंतर्द्वंद है। बच्चन सिंह इस नाटक को लेकर लिखते हैं, यह राज्याश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। भूमिका से हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंगों को प्रस्तुत करने के लिए हमारे संवेदों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोगों के अभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। पात्र प्रमुख पात्र मल्लिका, कालिदास की प्रेमिका, कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मनाती है। उज्जैनी से आने वाले व्यापारियों से कालिदास की रचनाएं मांग कर पढ़ती हैं। व्योम से नफरत के बावजूद अंततः उससे विवाह। महामारी में पिता की मृत्यु, जीवन के प्रति भाववादी दृष्टिकोण। कालिदास मामा मातुल द्वारा प्रतिपालित ऋतु संहार, कुम्हार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के रचयिता। अपना गांव छोड़कर घुटन महसूस करता है, अपनी सृजनशीलता खो देता है। सम्राट के निधनोपरांत कश्मीर में विद्रोह बढ़ने पर वहां का शासन छोड़ देता है। दंतुल के बाण से घायल हिरण शावक को बचाता है। अंबिका, मल्लिका की माँ, मल्लिका और कालिदास के प्रेम से नाखुश, घोर यथार्थवादी जीवन दृष्टि, जीवन पीड़ा का इतिहास, मल्लिका का विवाह कराने को इच्छुक। विलोम, ग्राम पुरुष, कालिदास के समक्ष प्रतिनायक के रूप में कालिदास के उज्जैनी जाने से पूर्व मल्लिका तथा कालिदास के विवाह का प्रस्ताव करता है। गौण पात्र दंतुल, दंतुल राजपुरुष, मातुल कालिदास का मामा पालने वाला, कवि चाटुकार वाचाल, कालिदास के साथ कश्मीर जाता है। निक्षेप, ग्राम पुरुष, मल्लिका से कालिदास का हट, उज्जैनी ना जाने का तुड़वाने का अनुरोध करता है। रंगिणी, नागरी, नृत्यांगना तथा नाटक लिखने में रुचि। संगिनी, नागरी, मृदंग और वीणा वादक तथा सुंदर प्रणय गीत लिखती हैं। अनुस्वार अधिकारी, अनुनासिक अधिकारी। प्रियमगु मंजरी, राजकन्या, कालिदास मातृगुप्त की पत्नी, मल्लिका से स्पर्धा महसूस करती है, उसे अपनी संगिनी के रूप में कश्मीर चलने का प्रस्ताव देती है। विशेष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1959 ईस्वी, फिल्म 1971 ईस्वी, निर्देशक मणिकौल, पतंजलि का उल्लेख। कथासार अंक 1। नाटक का आरंभ आषाढ़ के पहले दिन से होता है। मेघदूत की
शुरुआत भी आषाढ़ के पहले दिन से होती है। कालिदास अपने गांव में लेखन कार्य में व्यस्त थे। यहाँ मल्लिका से उनका अनुराग था। आचार्य वररुचि उन्हें उज्जैनी ले जाने के लिए आते हैं, जहाँ उन्हें राजकवि का दर्जा दिया जाता है। अनिच्छा के बावजूद कालिदास को जाना पड़ता है। अंक 2, कालिदास उज्जैनी में बहुत कीर्ति प्राप्त करते हैं तथा राजकन्या प्रियंगु मंजरी से विवाह कर लेते हैं। कालिदास मातृगुप्त नाम से अभिहित हो कश्मीर के शासक बनते हैं। कश्मीर जाने के क्रम में कालिदास तथा प्रियंगु मंजरी उनके गांव जाते हैं। मल्लिका का जीवन वहां अभावग्रस्त है। प्रियंगु उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव देती है, जिसे मल्लिका ठुकरा देती है। कालिदास मल्लिका से मिलने नहीं आता। अंक 3, अंतिम दृश्य भी आषाढ़ का है। वर्षा हो रही है। कालिदास कश्मीर का राज्य छोड़कर वापस आता है, परंतु अब सब कुछ बदल गया है। मल्लिका विलोम से विवाहित हो चुकी है तथा उसकी संतान भी है। तब सब कुछ फिर से शुरू करने की इच्छा से आया था, परंतु कोई संभावना ना देख वह चला जाता है। प्रथम उद्धरण। अंक 1, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। अंबिका मल्लिका से। मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। मल्लिका अंबिका से। तुम जिसे भावना कहती हो वहाँ केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। अंबिका मल्लिका से। ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उसके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। मल्लिका दंतुल से। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। अंबिका मल्लिका से। कविता का कुछ मूल्य है आर्य, मातुल तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मल्लिका मातुल से। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिनेय लोकनीति में भी निष्णात है। अंबिका मातुल से। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। निक्षेप अंबिका से। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी, राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। निक्षेप मल्लिका से। देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। विलोम अंबिका से। तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय से तुम्हारे मन शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो, और आज जब कि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। विलोम अंबिका से। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम कालिदास से। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सुना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मल्लिका कालिदास से। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। मल्लिका कालिदास से।
मैं अनुभव करता हूँ कि ग्राम प्रांतर मेरे वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और ये मेघ हैं। यहाँ की हरियाली है, हिरणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। कालिदास मल्लिका से। मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आँखों में जो बरस रहा है वह दुख नहीं है, वह सुख है माँ, सुख। मल्लिका अंबिका से। अंक 2। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम से के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। मल्लिका निक्षेप से। इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। इसे आँखों में व्यक्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। प्रियंगु। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उसके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। प्रियंगु मल्लिका से। मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन माह वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए हैं। मेरे लिए यह घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ। और तुम चाहती हो कि मैं किसी से बात भी ना करूँ। अंबिका मल्लिका से। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए। अंबिका मल्लिका से। राज की पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है। विलोम अंबिका से। परंतु मैं समझता हूँ वह एक बार आएगा अवश्य, उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता। विलोम अंबिका से। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। विलोम अंबिका से। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे। आर्य विलोम। यह तो बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा नहीं। मल्लिका विलोम से। मैं जानती हूँ आज नहीं, तब से ही जानती थी। वहाँ आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे आश्चर्य नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं है, प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। अंबिका स्वगत। अंक 3। वह जानता कि राजप्रसाद में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहां ना जाता। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कहीं पैर टिकता ही नहीं। इन चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी। मातुल मल्लिका से। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की कुछ भी उपलब्धि है। मल्लिका स्वगत। यह मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सका, परंतु भावना के कोष्ठ में किसी दूसरे को की जाने कितनी कितनी आकृतियाँ हैं। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। मल्लिका स्वगत। परंतु तुमने वारांगणा का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेल मालाओं से देखता हूँ, उसी तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो। मल्लिका स्वगत।
तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता, सौ गुणों में भी नहीं छिपता, नहीं छिपता ही नहीं, सौ गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। मल्लिका स्वगत। क्योंकि मैं अपने को अपने में ना देखकर तुम में देखती थी, और आज यह सुन नहीं रही हूँ कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ तटस्थ हो रहे हो, उदासीन, मुझे मेरी सत्ता के बोध से इस तरह वंचित कर देंगे। मल्लिका स्वगत। नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ, दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूँ। कालिदास मल्लिका से। देख रहा हूँ कि तुम भी वहाँ नहीं हो, सब कुछ बदल गया है, या संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। कालिदास मल्लिका से। तुम भी अपरिचित लग रहे हो, इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितनी मेरी दृष्टि बदल गई है। कालिदास मल्लिका से। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उस सबसे मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के कलेश्वर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के कलेश्वर में जी सकूँ। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप में और आकार का स्मरण है। कालिदास मल्लिका से। जाने के दिन तुम्हारी आँखों का जो रूप देखा था वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। कालिदास मल्लिका मल्लिका से। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूँगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। कालिदास मल्लिका से। मुझे बार बार अनुभव होता है कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए वह उससे दूर हट आया हूँ। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर बढ़ती, तभी यह अनुभूति मुझे सालती कि मैं उस विशाल से दूर हट आया हूँ। मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूँगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं आया, और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया, और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। कालिदास मल्लिका से। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया, क्योंकि भय था कि तुम्हारे आंखें मेरे अस्थिर मन की ओर अस्थिर कर देगी। कालिदास मल्लिका से। यह नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। कालिदास मल्लिका से। कुमार संभव की पृष्ठभूमि पर हिमालय हैं और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के पक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है, और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की। अभिजात शकुंतलम, मैं शकुंतला के रूप में तुम्हें मेरे सामने भी थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। कालिदास मल्लिका से। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ स्वेद कणों से मेले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कहीं स्थानों पर तुम्हारी
तुम्हारे नखों ने इन्हें ढीला है, तो इन नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है, और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्रधूलि और इस घर की शीतल ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका। इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की, कालिदास मल्लिका से। परंतु समय निर्दय नहीं, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की दहली पर रुका नहीं रहा, उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहाँ अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे। विलोम कालिदास से। मैंने कहा था मैं अच से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास मल्लिका से। हबीब तनवीर की आगरा बाजार। इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। यह नाटक अपनी व्यंग्य शैली तथा संगीत बद्धता के लिए हिंदी नाटक व रंगमंच के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। पृष्ठभूमि: नजीर अकबराबादी आगरा बाजार और उस बाजार सहित उस समस्त अंचल की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों को समेटे हबीब तनवीर का यह नाटक समकालीन भारतीय रंगमंच को समृद्ध कर गया। वास्तव में पहल हबीब तनवीर ने जामिया मिलिया इस्लामिया के ही कुछ अध्यापकों एवं छात्रों संग ओखला के विद्यार्थियों को साथ लिया और नजीर अकबरवादी की कविताओं का एक लघु रूपक तैयार किया। वह लघु रूपक बड़ा पसंद किया गया। धीरे धीरे हबीब तनवीर ने इसे नाटक की शक्ल दी। नजीर अकबरवादी 18वीं सदी के भारतीय शायर थे जो अपनी धर्मनिरपेक्षता एवं गज़ल के लिए बड़े प्रसिद्ध हुए। हबीब ने इस नाटक के द्वारा नजीर को प्रतिष्ठित किया है। पात्र: इस नाटक में कोई केंद्रीय पात्र नहीं है। नजीर इस नाटक में कहीं भी पात्र के रूप में उपस्थित नहीं है, लेकिन केंद्र में वही है। ककड़ी बेचने वाला फकीर, तरबूज वाला, लड्डू वाला, किताब वाला, पतंग वाला, कनमेलिया, पान वाला, मदारी, अजनबी, शायर, हमजोली, तजकीरानवासी, ग्राहक, बेनजीर, सोहदा, लड़का, करीमन, चमेली, हिजड़ा। इसके अलावा दर्जी, रामू, पंसारी, दारोगा, नवासी, तमाशबीन, हमीद, अंधा भिखारी, बेनी प्रसाद, तबलची, सारे गिया, गंगा प्रसाद। विशेष: इस नाटक की भाषा विशेष रूप से उर्दू की तरफ झुकी हुई है। नाटक में नज़्मों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। रंगमंच पर एक नाटक काफ़ी सफल हुआ। एक दारोगा के माध्यम से पुलिस तंत्र की भ्रष्टता की ओर भी संकेत किया है। आगरा बाजार की इस नाटक द्वारा नजीर तथा उनकी नज़्में प्रतिष्ठित हुई है। कथासार: 2 अंकों के बटे इस नाटक की शुरुआत आगरा बाजार से फकीर के गाने से होती है। सफ़ीर बनिए जोहरी और सेठ साहूकार, देते थे सबको नगद सो खाते हैं अब उधार। बाजार में खड़े हैं पड़ी खाक बेशुमार, बैठे हैं यूं दुकानों में अपनी दुकानदार, जैसी कि बैठे हो कैदी कतार बंद। बाजार में लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ़ वाला, ककड़ी वाला, पान वाला, बर्तन वाला और कनमेलिया, कान साफ करने वाला आदि दुकानदार हैं, जिनका सौदा मंदा पड़ा हुआ है। फकीर को देख ककड़ी वाले को सोचता है कि यदि उसकी ककड़ियों पर भी 2-4 शायरियाँ लिख जाए तो वह उन्हें गाएगा और लोग आकर्षित होकर उसकी दुकान पर आएंगे। वह शायर और तजकीरानवीस से आग्रह करता है कि वे उसकी ककड़ियों पर कुछ लिख दें, पर वे इसे अपने स्तर से नीचे का काम बताकर नजीर अकबरवादी के पास चले जाने को कहते हैं। वास्तव में नजीर लोक के शायर और गज़लकार थे जो कभी पतंगबाजी, कभी
होली कभी आदमियत, कभी गणेश तो कभी कृष्णोत्सव पर नज्म लिख देते थे। किताब वाले की दुकान पर तजकिरान वीर शायर हमजोली एवं स्वयं किताब वाला नज़ीर को हल्का शायर बताकर उनकी आपसी निंदा करते हैं, लेकिन गाहे बजाहे उनके ना चाहते हुए भी कभी किसी भिखारी, फ़कीर एवं गरीब के मुख से नज़ीर की नज़्म सुनने में आ ही जाती हैं। बाजार के दूसरे दृश्य में आए हमीद बालक द्वारा जब नज़ीर की नज़्म का वाचन पतंग वाले की दुकान पर होता है तो वहाँ भीड़ लग जाती है और नज़्मों की बड़ी तारीफ होती है। इसी प्रकार ककड़ी वाला उनसे अपनी ककड़ी पर नज़्म पा जाता है और उसे मस्ती से गाता हुआ ककड़ी बेचता है। नाटक का अंत एक फ़कीर के द्वारा आदमियत की इस नज़्म के साथ होता है जो वास्तव में नज़ीर की नज़्म है। दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी, और मुफलिसों गधा है सो वह भी आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि नज़ीर अकबरवादी को प्रतिष्ठित करने के क्रम में हबीब तनवर ने लोक जीवन और लोक मान्यताओं के साथ साहित्यकारों एवं प्रकाशकों का सुस्त रवैया भी दिखाया है। प्रमुख उदाहरण: आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं, ककड़ी वाला लड्डू वाले से, जो सोच नहीं सकते वह समझ भी नहीं सकते, ककड़ी वाला तरबूज वाले से, यह दुख वह जाने जिस पे की आती है मुफलिसी, मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है, आन पर देता है वह अपनी जान एक एक नान पर, हर आन टूट पड़ता है रोटी के ख्यान थाल पर। जिस तरह भूखे कुत्ते लड़ते हैं एक उस्तख्वान हड्डी पर, वैसे ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। यह दुख वह जाने जिस पे की आती मुफलिसी, जो है अहले फजल प्रतिष्ठित आलिमों बाजिल धुरंधर विद्वान कहते हैं। मुफलिस हुए तो कलमा तलक भूल जाते हैं, पूछे कोई आलिफ तो उसे बे बताते हैं। वे जो गरीब गुरबा के लड़के पढ़ाते हैं, उनकी तो उम्र भर नहीं जाती है मुफलिस। वह दुख वह जाने जिस पे की आती है मुफलिस, कैसा ही आदमी हो पर इफलास गरीबी के तुफेल कारण, कोई गधा कहे उसे ठहरावे कोई बैल, कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फैल फैल, मुँह खुस्त दांत दर्द बदन पर जमा है मैल, सब शख्स के दियों की बनाती है मुफलिसी। यह दुख वहाँ जाने जिस पे की आती है मुफलिसी। फ़कीर स्वगत। और फिर क्या क्या जमाने देखे हैं मीर साहब ने इसी शहर में, अजीजों की बेवफाई देखी, घर घोड़ा वतन घोड़ा दिल्ली छोड़ी, कि एक ज़माने में सुखनदानों और बाकमालों का मलजऊ मावा, जहाँ सब कुछ हो थी दर दर की खाक छानी, ईरानियों और तुरानियों के हमले देखें, अफ़गानों रुहेलों राजपूतों जाटों और मराठों की दस्तबुर्द अत्याचार देखी। देखा है दिल्ली में खून के दरिया रवां हैं, और इंसानों के सर कटोरों की तरह तैर रहे हैं। अपना घर आँखों के सामने लुटते देखा, घर जला सामने ऐसा कि बुझाया ना गया। यह सब देखा अब लखनऊ में गोसा नसीन है, और फिरंगियों की गारत गरी तबाही देख रहे हैं। हमजोली शायर से। जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है, सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। अपना मतलब हो तो मतलब की खुशामद कीजिए, और ना हो काम तो उस
डब की खुशामद कीजिए। अम्बिया संत जन ओलिया और रब की खुशामद कीजिए। अपने मकदूर गरज सबकी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है। सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। फ़कीर फ़कत। तरक्की कह लीजिए या तनज्जुल पतन अवनति, बहरहाल जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है। मशीनें आ गई है, जगह जगह छापे खाने खुल रहे हैं और कलम पाक के साथ साथ इंजिल के भी तर्जुमे छप रहे हैं। सुना है कलकत्ते में एक फिरंगी है जो संस्कृत, फारसी, उर्दू और दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों में बड़ी महारत रखता है। उसने एक मदरसा खोला है, फोर्ट विलियम कॉलेज नाम का। वहाँ इन ज़बानों में दर्स शिक्षा दिया जाता है और अब तो सुना है कि मुशायरे भी वहीं मुनअक़द आयोजित होंगे। किताब वाला शायर से। ज़माने को ज़रूरत दरअसल मुजाहिद की नहीं बल्कि इंसान की है। इंसान कहीं नज़र नहीं आता। हम जोली किताब वालों से। श्री रामचंद्र ने लंका की फतह किया और तुम्हारे सुरमा हुस्न ने मेरे दिल का गढ़। बुध दर रोज दिले मन रावण राम, कर दंड बुताराम। किंसु मेरा दिल हमेशा रावण जैसा था। बुतों सुंदरियों ने उसे वश में करके राम की ओर मोड़ दिया सौदा। पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे ही का फ़कीर भी करता सवाल है। पैसा ही फौज, पैसा ही जाहो जलाल है, पैसा ही का तमाम यह तंगो दवाल हंगामा है। पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है, पैसा ना हो तो आदमी चरखे की माल है। फ़कीर फ़कत। बुढ़ापा इंसान का मिजाज तो नहीं बदल देता, पुरानी आदतें हैं कैसे छूटेगी। जोर था कि खुद तैरते थे, अब अपने ज़माने की याद और उन यादों की हसरत लिए जमुना किनारे खींचे चले जाते हैं कि जो खुद नहीं कर सकते दूसरों को करता देख कर हवन पूरी कर लें। तज़किरान विस किताब वाले से। जिस मौजू पर शेर कहना मुमकिन न हो उस पर शेर कहने की ख्वाहिश कहाँ की अक्लमंदी है। शायर हमजोली से। उस्तादों की ज़मीन पर हल चलाने वाले घटिया शायर बहुत मिलते हैं। किताब वाला हमजोली से। सुनिए मीर इसी ज़मीन में कहते हैं, देखे हैं मुझे दीदा ए पुरचश्म से वह मीर। मेरे ही नसीबों में था वह जहर का प्याला। और यहाँ शेर भी मुलाहिजा फरमाइए। छाला का काफिया बांधा है आहा हा, गुजरे हैं लहुआ सरे हर खार से अब तक। जिस दस्त में फूटा है मेरे पाँव का छाला। तज़किरान विस हमजोली से। अमा उर्दू अखबार पढ़ने वाले कितने हैं, ना साहब अखबार अंग्रेजी में ही निकलेगा। उस जमाने में तो कल सारा हिंदुस्तान बोलेगा। गंगा प्रसाद किताब वाले से। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वह भी आदमी। ज़रदार वो बेनवा है सो है वह भी आदमी। नेमत जो खा रहा है सो है वह भी आदमी। टुकड़े जो मांगता है सो है वह भी आदमी। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ। बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखवा धर्मोपदेशक। खुद बाखवा पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उसकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो है वह भी आदमी। या आदमी पे जान को वारे हैं आदमी, और आदमी ही लोभ से मारे हैं आदमी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अगली नाटक बकरी। इसका प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी है। यह नाटक 2 अंकों में विभक्त है।
इसमें आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन तथा गांधीवादी मूल्यों के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण किया मिलता है। बकरी नाटक के संदर्भ में कृष्णदत्त पालीवाल के विचार। बकरी नाटक ग्रामीणों की बोली और वाणी का उनकी यथार्थ समस्या का नाटक है। विपत्ति के द्वारा रंग कर्म की मूल प्रकृति को सही संदर्भ में तराशा गया है। फारसी रंग शैली और नौटंकी शैली के घोल से यह लोक नाटक तैयार हुआ है। यह कितने आश्चर्य का विषय है कि सर्वेश्वर के कवि, कथाकार, नाटककार एवं निबंधकार की मनोभूमिया में सामाजिक प्रश्नों, सामाजिक चिंताओं की रेखाएं गहरी है। सभी विधाओं में उनकी मूल संवेदना एक है। काव्य की लोक भावभूमि से उपजी चिंताएं ही नाटकों में उभरती हैं और लोक नाट्य शैली की ओर वे प्रवृत्त हो जाती हैं। यह नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया है कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। यह नाटक ना लिखा जाता। यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिनमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने का मिलता, यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृहों, भारी तामझाम और विद्वत प्रेरक समाज के मोहताज न होते, यदि हिंदी के नाटककार यश प्राप्ति न होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानते। निर्देशक के वक्तव्य से बकरी का शिल्प लोचपूर्ण है। इससे नौटंकी और पारसी थिएटर की शैलीगत प्रवाह में बांधा गया है। नाटककार ने फारसी रंगमंच और पुरानी नौटंकी की लोकप्रिय धुनों का उपयोग किया है, जिसके लिए भाषा की आम मुहावरेदारी और लयात्मकता बुनियाद का काम करती हैं। व्यवस्था के समकालीन राजनीति के छद्म और उनके जन विरोधी एवं जनतंत्र विरोधी चरित्र पर प्रहार करता हुआ यह नाटक जनता विशेषकर ग्रामीण जनता पर लादी गई धर्मांधता और उसमें होने वाले शोषण उत्पीड़न का चित्रण करते हुए एक ऐसे गुस्से का रेखांकन करता है जिसे यदि समग्र यथार्थ से जोड़कर देखा जाए तो जनवादी चेतना के प्रसार में सहायक हो सकता है। पात्र, नट, नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति, युवक, काका, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण। विशेष, इस नाटक में दोहा, चौबोला, बहरे, तबील, कहरवा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। बाढ़ के दृश्यांकन के लिए कल्पना दृश्य का विधान। अंतिम दृश्य में नेहरू और गांधी की वेशभूषा वाले पात्र। कथासार, यह नाटक 2 अंकों में विभाजित है। प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। इसके अतिरिक्त आरंभ में एक भूमिका दृश्य भी है। अंक 1, 3 डाकू नुमा खूंखार व्यक्ति, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही के साथ मिलकर विपत्ति की बकरी हड़प कर उसे गांधी जी की बकरी घोषित कर देते हैं। विरोध करने पर विपत्ति को जेल भेज दिया जाता है। ग्रामीण जनता धर्मांधता तथा अंधविश्वास में पड़कर बकरी के नाम पर शोषित होती है। एक पढ़े लिखे युवक द्वारा समझाए जाने पर भी जनता अपने नियतिवाद तथा धर्मभीरुता से नहीं उबर पाती। अंक 2, गांधी की बकरी की सह पाकर लुटेरे अब नेता हो चुके हैं। कर्मवीर बकरी के नाम पर चुनाव जीत जाता है। नवयुवक गांव वालों को यह चालबाजी समझाना चाहता है, परंतु उसे भी नक्सली और राजद्रोही कहकर जेल में डाल दिया जाता है। चुनाव जाने के बाद बकरी काटकर भोज का आयोजन होता है। जेल से छुटकर आई विपत्ति यह सूचना गांव वालों को देती है। युवक पुनः गांव वालों को आंदोलित करता है। इस बार वे जागृत होते हैं, सभी जश्न की महफिल में पहुंचते हैं। अंततः युवक इंकलाब जिंदाबाद का उद्घोष करता है तथा उन डाकुओं को बांध लेने का आह्वान करता है। सभी मिलकर उन्हें बांध लेते हैं। इस तरह इस नाटक में भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन तथा गांधीवादी मूल्यों के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण मिलता है।
प्रमुख उदाहरण भूमिका दृश्य नट। पांच पांच देव सम पांच दल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। वंदना नट। है संकट मोचू, बना दे हमें घोंचू, अपना सिर नोचू ना उनका मुंह नोचू, है संकट मोचू। मुगल गीत। जो मेरी तेरी न पटती, जो मेरी तेरी न पटनी, लोकतंत्र की लेके पतुरिया, भाग गई जटनी। जा मेरी तेरी न पटनी, हिंसा तेरी अहिंसा मेरी, रस्सी है बटनी। पहला अंक। बकरी को क्या पता था, मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग, ओ वह कुछ ना कहेगी, जा जा के सोच आएगी, हर एक की क्यारी, मर कर के भी बुझाएगी, वह प्यास तुम्हारी भिश्ती। बकरी को क्या पता था, मशक बन के रहेगी, जन्नत जो बख्श करके भी खुद नरक रहेगी, चुटकी में दूसरों के उसका आब रहेगा, कल खून बहाया था आज पानी बहेगा भिश्ती। डंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, सुख सुविधा सरसाने वाला, शक्ति सुधा बरसाने वाला, प्रभुता सत्ता का रखवारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। दुर्जन। तेरा दिमाग फिर गया है, तू हमको मामूली बकरी समझती है, वह गांधी महात्मा की बकरी है, वहाँ से दफा हो, वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमज़ोर कर मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के अंदर तो हवालात की हवा खाएगी। इस बकरी को जो हालत तूने रख रखी है वह कितना बड़ा जुर्म है, जानती है तू सिपाही औरत से। भाइयों, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई। कुछ मिलना कुछ खोना भी होता है। हम जितना खोने को तैयार हैं रहते हैं, उससे पता चलता है कि हम कितना पाना चाहते हैं। इस बकरी ने हमेशा दिया है, आपको आज़ादी दी, एकता दी, प्रेम दिया, आज भी बहुत कुछ देने को मुंतज़िर है, पर आप लेना भूल गए हैं, क्योंकि आप देना भूल गए हैं। दुर्जन। जितना आप इसे देंगे उतना ही वह आपको देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके पास ना हो, लेकिन जब सवाल मर चुके हों तो जवाब कहाँ से मिलेगा। पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा में जान हो। कर्मवीर। जिसकी आत्मा कमज़ोर हो उसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा है, वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ ना जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। सत्यवीर। यह बकरी सबकी है, इसलिए किसी की नहीं है। इससे मोहों का मतलब अपने प्रति निर्ममता है। ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं जो कहेंगे यह बकरी उनकी है, पर इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता। दुर्जन। जो इतिहास को झुटलाता है वह समाजद्रोह है, देशद्रोही है, समय उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। यह युग झूठे दावों का युग नहीं है। अधिकारों का युग करने के पहले देखना होगा कि आपके कर्तव्यों की बुनियाद क्या है। कर्मवीर। औरत कबीरदास कह गए हैं, ई जग अंधा है के ही समझाऊं, बोलूं तूने इससे क्या सीखा। सत्यवीर औरत से। गरीब भी हंसता है। इस बकरी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्टि की होती है, जानती है औरत। गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे। सत्यवीर औरत से। आप लोग समझदार हैं, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। आप जानते हैं कि देवता का मान कैसे करना चाहिए। गांधी जी देवता थे, उनकी बकरी किसी देवी से कम नहीं। अब आप बताइए, देवी का मान होना चाहिए नहीं। दुर्जन। ग्रामीण जन से। दूसरा अंक। बाबा आप नहीं बोले तो ठीक, पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज़्यादा बड़ा पापी होता है। युवक। ग्रामीण जन से। 4 कित बच्चियन
के बीच बैठते हो। कानून बूके लाग्यो पाप पुण्य, तो हंगे ढेर हम जानित है। उनके झूठ उनके साथ जाई, हमारा सच हमारे साथ। हम पतन बच्चा नाही ना, हम पचन बच्चा नाही ना, जोन सिखाए चले हो। एक ग्रामीण युवक से। ई गरम खून है बछुआ जो चहकाए रहा है, जो बड़ा बन के आया वह बड़ा बन के रहेगा। दूसरा ग्रामीण युवक से। ए बेटा, एक ही खेत में ना सब धान एक सा होता है, ना एक बाली में सब दाना एक सा। एक ग्रामीण युवक से। धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लोंदा चाक पर है घूमता। नेकी सच्चाई शराफत घर के सब कुछ ताक पर, थोड़े नटके भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर। एक नारा ढलता है हर नई बर्बारी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल जाए आज़ादी के बाद। नट गायक। मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ। बकरीवाद का प्रचार करूँगा सत्यवीर कर्मवीर से। शाबाश, बहुत अच्छा विचार है। बकरीवाद और विश्व शांति, मानवता को आगे बढ़ाने का विचार, सारा विश्व हमारा है। दुर्जन सत्यवीर से। हर ऐसा करा जाएगी यह गांधी की बकरी, हर खाता भरा जाएगी यह गांधी की बकरी। हर सच को हरा जाएगी यह गांधी की बकरी, वेतरणी तरा जाएगी यह गांधी की बकरी। नट गायन। जिसकी आवाज़ होती है उसकी अकेले होने पर भी निकलती हैं। युवक कर्मवीर से। जानता हूँ आप बकरी की पूजा इसलिए कराते हो ताकि सब बकरी बन जाए। मैं बकरी नहीं हूँ, किसी की बकरी नहीं बनूंगी। युवक सत्यवीर से। मसाला हर जमाना अपने अपने पसंद का इस्तेमाल करता है, अभी तो मसाला हमारी पसंद का होगा। समाजवादी मसाला। जिस मसाले को बकरी ने खा लिया वह तो बकरी के खून में था। बकरी के खून से हमें क्या मतलब। फिर तुम तो जानते हो हम लोग अहिंसावादी हैं, खून से दूर भागते हैं। दुर्जन। अब भी कुछ समझे आप लोगों ने बकरी को देवी माना, बाढ़ में सारा गांव बह जाने दिया, पर आश्रम को नहीं डूबने दिया। गांव की ज़मीन खोद कर आश्रम की ज़मीन ऊंची करते रहे। सूखा पड़ा सुख खुद भूखे रहे। घर का अनाज आश्रम को दे आए। आश्रम में दावतें उड़ती रही, खुद भूखे मरते रहे। फिर उन्हीं लुटेरों को कंधों पर बिठाकर देश की बागडोर थमा आए। अब भी कुछ समझे आप लोग। युवक ग्रामीण जन से। आप सब आए, यह हमारे लिए खुशी की बात है। यह धरती एक चारागाह है जिसकी घास जितना ही रौंदो उतना ही पनपती है। चौपाया अपने जबड़े से घास नहीं कुतरता, दांत होते ही इसलिए हैं कि काटते चबाते समय गिन न जाए। खुशी की बात है कि अभी हम गिन नहीं रहे, इसलिए खुशियों की कमी नहीं, खाने के सामान की भी कमी नहीं है। कभी कभी कमी हो जाती है, घास सूख जाती है। यह चारागाह का धर्म है, इसकी पहचान हमें रखनी है। शुरू कीजिए उस हरियाली के नाम पर जो हमारी है और रहेगी तालियां, उस दांत के नाम पर जो काटते समय गिनते नहीं, चाहे वे बकरी के ही क्यों न हो। तालियां। दो ही नियम हैं, दांत तेज और मजबूत हों, घास हरी और कोमल हो, फिर धरती चारागाह से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगी। शुरू कीजिए इस चारागाह के नाम पर। कर्मवीर ग्रामीण जन से। बकरी हमको बना दिया बकरी की मैंने, सब कुछ सहना सिखला दिया बकरी की मैंने। छोटी से छोटी रस्सी से भी हर खूंटे के साथ बंद कर रहना सिखला दिया बकरी की मैंने। हर ढोल बज रहे हैं हमारी ही खाल के, फिर भी यह सुर मिलवा दिया बकरी की मैंने।